और यहीं से ही शुरू होती है असली गड़बड़। अब इमेजिन करो दोस्तों, आपके फोन का चार्जर खराब हो जाए और आप उससे एक मिलता जुलता चार्जर लगाते हो जो दिखने में सेम लगे लेकिन अंदर का पिन थोड़ा अलग हो। ऐसे में आपका चार्जर कुछ दिन चलेगा लेकिन फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ इस प्लेन के साथ। रोल्स रॉयस का जो नया रिप्लेसमेंट इंजन आया वो पुराने डिजाइन का था। प्लेन का सिस्टम नए डिजाइन का था। बाहर से सब सेम दिखता था लेकिन अंदर की फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स की फिटिंग थोड़ी अलग थी। और जब ये एयर ट्रांजिट को डिलीवर हुआ तो इंस्पेक्शन में ये फर्क पकड़ा ही नहीं गया। इंजन बदलने का काम 17 अगस्त की आधी रात को शुरू होता है। ये काम संडे दोपहर तक पूरा होना जरूरी था क्योंकि प्लेन की स्केड्यूल्ड फ्लाइट थी उस वक्त, यानी मैकेनिक्स के पास बहुत टाइट डेडलाइन थी। जैसे ही मैकेनिक्स इंजन बदलने का काम शुरू करते हैं तभी एक प्रॉब्लम आ जाती है। नए इंजन पर प्लेन का हाइड्रोलिक पंप लग नहीं रहा था क्योंकि बीच में इंजन के एक फ्यूल ट्यूब आ रही थी। अब यहाँ पर लीड टेक्नीशियन ने जब एयरबस की पार्ट्स लिस्ट सर्च की तो उसे पता चला कि इस इंजन के फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स का डिजाइन प्लेन के बाकी सिस्टम से बहुत अलग है। इस बंदे को समझ नहीं आया कि इस पुराने डिजाइन के इंजन को इस नए पंप के साथ कैसे फिट किया जाए। इसके लिए इसने 3 अलग अलग कंप्यूटर्स पर रोल्स रॉयस की मैनुअल खोलने की कोशिश की लेकिन तीनों बार नेटवर्क डाउन होने की वजह से खुला नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात हुई। सर्विस बुलेटिन मैनुअल एक्चुअली में ऑफलाइन सीडीज में मौजूद थी लेकिन हमारे लीड टेक्नीशियन भैया को इन सीडीज के बारे में पता ही नहीं था। यानी वो डॉक्यूमेंट जिस पर सैकड़ों लोगों की जान डिपेंड करती थी वो उसी बिल्डिंग में पड़ा था लेकिन किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी। टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा था। संडे दोपहर तक प्लेन को तैयार करना था तो टेक्नीशियन यहाँ पर एक शॉर्टकट ले लेता है। ये इंजन पर फ्यूल ट्यूब्स नए डिजाइन की लगा देता है लेकिन हाइड्रोलिक ट्यूब पुराने डिजाइन की ही रहने देता है। तो इस एक इंजन पर अब 2 अलग अलग डिजाइन की ट्यूब्स लगी हुई थी जो एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं थी। रोल्स रॉयस के सर्विस बुलेटिन में साफ लिखा था कि फ्यूल ट्यूब और हाइड्रोलिक ट्यूब हमेशा एक सेट के तौर पर बदलनी चाहिए लेकिन नेटवर्क डाउन होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली किसी ने यह सर्विस बुलेटिन पढ़ा ही नहीं था। जब हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशराइज होता तो हाइड्रोलिक लाइन का फ्लैंज रोटेट होकर फ्यूल लाइन के और करीब आ जाता। 2 मेटल ट्यूब्स जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए थी वो एक दूसरे में रगड़ने लगी। ये बात लेकिन किसी ने नोटिस नहीं करी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इंजन ग्राउंड रन हुआ। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। कोई लीक नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी, इसलिए प्लेन को फ्लाइट के लिए रिलीज कर दिया गया। इस इंजन के बदलने के बाद प्लेन ने कई फ्लाइट्स भरी बिना किसी को पता चले कि इसके अंदर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। हर फ्लाइट के साथ वाइब्रेशन और प्रेशर की वजह से ये दोनों ट्यूब्स पास में आती और एक दूसरे पर रगड़ने लगती। धीरे धीरे फ्यूल ट्यूब की दीवार घिस रही थी। बस समय की बात थी कि कब ये पूरी तरीके से टूट जाती। वापस आते हैं दोस्तों 24 अगस्त की रात पर। फ्लाइट 236 अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ रही है। सब नॉर्मल था। फ्लाइट में 46.9 मेट्रिक टन फ्यूल डला था जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट से 5.5 मेट्रिक टन ज्यादा ही था। लेकिन सुबह के 4:38 को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया कि फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा था। घंटों तक हाइड्रोलिक लाइन और फ्यूल लाइन के आपस में रगड़ने की वजह से फ्यूल ट्यूब की दीवार पर एक एल शेप्ड क्रैक बन गया था जिससे फ्यूल लीक होना शुरू हो गया था। लेकिन ना तो कॉकपिट में कोई अलार्म बजा ना ही कोई वार्निंग लाइट जली। इसके पीछे कारण था कि एयरबस A330 में फ्यूल लीक डिटेक्ट करने का कोई डायरेक्ट सेंसर ही नहीं था। धीरे धीरे ये क्रैक बड़ा होता गया और तेजी से फ्यूल लीक होने लगा। लीक रेट 13 मेट्रिक टन पर आवर पहुंच गया। हवाई जहाज में बैठे 306 लोगों में से किसी को भी पता नहीं था कि खामोशी से इस प्लेन का फ्यूल अटलांटिक ओशन में बरस रहा था। ये सिर्फ 5:03 पर ही होता है कि क्रू राइट इंजन में अनयूजुअल ऑयल रीडिंग्स नोटिस करते हैं। इसी इंजन से फ्यूल लीक हो रहा था लेकिन पायलट्स को लगा कि फ्यूल लीक क्यों होगा आखिर। वो सोचते हैं पक्का कोई कंप्यूटर फॉल्ट है। 5:33 टेक ऑफ के करीब 4 घंटे 40 मिनट बाद एक एडवाइजरी मैसेज कॉकपिट में फ्लैश होता है। Fuel imbalance warning. Haven't seen that before. क्रू को पता चलता है कि लेफ्ट और राइट विंग के टैंक्स में फ्यूल का बैलेंस बिगड़ गया है। लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में राइट साइड में फ्यूल काफी कम था। अब फ्यूल इम्बैलेंस इस तरीके से मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में कभी कभार हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। चेकलिस्ट निकालो, स्टेप्स फॉलो करो। क्रू ने भी सोचा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इस इशू को तो हैंडल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी गलती जो इस सिचुएशन को डिजास्टर में बदल देती है।
ये क्रू चेकलिस्ट को फॉलो ही नहीं करते, उसकी बजाय प्रोसीजर को याददाश्त से फॉलो करते हैं। चेकलिस्ट में साफ लिखा था कि अगर फ्यूल लीक का शक हो तो फ्यूल लीक प्रोसीजर फॉलो करो, फ्यूल इम्बैलेंस प्रोसीजर नहीं। लेकिन क्योंकि अपनी मेमोरी से काम कर रहे थे, इन्होंने इस नोट को मिस कर दिया। फ्यूल इम्बैलेंस ठीक करने के लिए क्रू ने क्रॉस फीड वॉल्व खोल दिया।